तो को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपने ठाकुर प्रखर सिंह और आपके 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं उससे पहले आप तमाम देशवासियों को जो दीपावली का पर्वोत्सव है उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग धूमधाम से दीपावली मनाएं। अच्छा, इन सब ज्ञान के चक्करों में आप कभी मत पड़े कि पटाखों से प्रदूषण होता है। हमें पर्यावरण बचाना है, हमें वातावरण की चिंता करनी। देखिए, अगर आपने साल के 364 दिन चिंता की तो एक दिन चिंता ना करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपने साल के 364 दिन चिंता नहीं की है तो एक दिन कर लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे हाल में अगर कोई पटाखा जलाना चाहे तो वो जलाए। प्रयास करे कि बहुत बड़े पटाखे ना जलाए जिससे उसको खुद का कोई नुकसान हो या फिर आसपास के लोगों को कोई नुकसान हो। बाकी पटाखे वगैरह जलते हैं, दीपावली इसी के लिए है और एक आध दो दिन मौज मस्ती होनी चाहिए। कल धनतेरस है तो उसके लिए भी आप लोग अच्छे से खातिरदारी करें और मां लक्ष्मी आप लोगों के घरों में आए, घर को धन धान से संपन्न करे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। और इसी के साथ कहानी का सिलसिला आपके सामने फिर से लेके हाजिर हुआ, लेकिन बीच में एक दो दिन गैप और पिछले एक महीने से यही चल रहा है। क्यों चल रहा है आज खुल के आपको बता देता हूं। पहली बार मैं घर से बाहर निकल के काम करना शुरू कर रहा हूं। मेरा एक चैनल और है, प्रखर राजपूत। उस पर मिडिल ईस्ट की खबरें आती है, यानी इजराइल, गाजा, फिलिस्तीन। और ठीक ठाक वो चैनल बूम पे है और उसको एक चलाने का जज्बा भी है मन में। और पहली बार खुद से खाना बनाना, खुद से अपने कपड़े धुलना, साथ ही अपनी घर गृहस्थी को संभालना, अपने खर्चे सारे मेंटेन करना, सबऑर्डिनेट जो है उनको सैलरी देना। तो ऐसे हाल में ये तमाम चीजें एक महीने के अंदर अचानक से जब मेरे ऊपर पड़ी तो यकीन मानिए दिमाग हिल गया। ये काम करो तो फिर वीडियो बनाने का मन नहीं, वीडियो बनाओ तो फिर खाना बनाने का मन नहीं। धीरे धीरे करके सर्वाइवल मेंटेन कर रहा हूं। उम्मीद है कि दीपावली के बाद सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन अब बहुत लापरवाही हुई। आप लोगों में से कई सारे लोगों ने कहा भी। तो वजह यही है कि भाई घर से पहली बार निकला था, नहीं तो रोज रात के 10 बजे इधर वीडियो लाइव होता था, इधर मम्मी खाना लेके आ जाती थी, इधर सुबह मम्मी चाय लेके आ जाती थी। घर से बाहर निकला तो समझ में आया कि हाँ, जीवन कितना मुश्किल है, कितना कठिन है। हालांकि ये कोई मजबूरी नहीं थी निकलना, लेकिन जरूरी था। कम से कम जो चीजें मेरे माँ बाप कर रहे हैं, शुरू से ही कमाने लगा तो शायद वो चीजें मुझे जरूरत नहीं पड़े बाहर निकलने की, बहुत स्ट्रगल करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। स्ट्रगल किया लेकिन घर से ही किया। तो अब एक जिंदगी देखना कि खुद से बनाना खाना क्या है, खुद से अपने चीजों को हैंडल करना क्या है, बाहर रह के कमाना, बाहर रह के सैलरी देना, बाहर रह के रूम रेंट देना, ऑफिस, बिजली का बिल, ये तमाम चीजें। तो चीजें सीखने के लिए मैं आया हूं और उसी के साथ एक रिदम में काम करने के लिए भी। तो एक महीने मैंने बर्बाद किए, लेकिन हाँ, उम्मीद है कि दीपावली के बाद लगभग चीजें मैं सीख गया। पहले तो ये भी अंदाज नहीं था कि भाई दाल बनानी है तो कितना दाल, कितना नमक, कितना हल्दी, कितना पानी। अब दाल वाल बढ़िया बनने लगी। पहले चावल कभी कभार गीला हो गया, एक दिन तो आलू मटर की सब्जी बनाई, सब्जी में मसाला ज्यादा हो गया, नमक कम हो गया, मिर्ची ज्यादा हो गई, लेकिन अब बढ़िया स्वाद आ रहा। तो चीज सीख चुका हूं और दीपावली के बाद एक बार घर जाऊंगा, घर से वापस आऊंगा और उसी के बाद कहानी आपको बहुत आराम से उसी फ्लो में सुनाऊंगा। इसलिए कई सारे लोग मुझे कमेंट में बहुत बुरा भला बोल रहे थे, उनकी नाराजगी भी सर आंखों पे है। उनका कहना था कि भाई तुमको प्यार दिया हमने, तुमको 2 लाख 2.5 लाख का सब्सक्राइबर का आंकड़ा छुआ दिया और तुम ऐसा कर रहे हो, गलत कर रहे हो। तो उन लोगों से माफी। और यही वजह है कि भैया पहली बार घर से निकला हूं, मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। समझ में आया कि अकेले आप खुद सोचिए, वीडियो बनाना, रिसर्च करना, कहीं जाना, उसके बाद घर आना, खाना बनाना, खाना बनाने के बाद फिर वीडियो बनाना, 2-3 चैनल हैं सब पे, तो उसके लिए समझिए आप थोड़ा सा। लेकिन हाँ, दीपावली के बाद ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। खैर, एक अपडेट थी और ये अपडेट मेरे अपने लोगों के लिए है, जो मेरे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, जो मेरे ताऊ हैं, जो माताएं बहनें मुझे देखती हैं, उनके लिए था। अब आज की कहानी का रुख करते हैं। आज की कहानी अपने आप में बड़ी अजीब कहानी है। कहते हैं कि एक औरत अगर घर को गोड़ने पे आए तो सुई से भी उस घर को खोद देती है। मर्द अगर अपने पे आए तो वो कुदाल लेके जुटे, फिर भी वो नहीं कर सकता। अब ऐसा क्यों? आप पूरी आज की कहानी सुनिए। कहानी बिजनौर की है। बिजनौर में एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था योगेश। योगेश की एक पत्नी थी जिसका नाम था पूजा। 2 बच्चे थे, दोनों की शादी साल 2013 में हुई थी। तमाम चीजें बिल्कुल बढ़िया थी। इसी दौरान पत्नी से थोड़ी बहुत अनबन हुई। अनबन होने के बाद पत्नी अलग रहने लगी, पति अलग रहने लगा। तमाम चीजें फिर भी ठीक ठाक तरीके से चल रही थी। बात 24 सितंबर की है। 24 सितंबर साल 2025 को अचानक से योगेश अपने घर से किसी काम से निकलता है। उसके बाद फिर फोन करके अपने भाई को बताता है कि आज मुझे लेट हो जाएगा और मैं कल आऊंगा। इतना कह के योगेश चला गया। भाई मां को बता देता है कि आज योगेश नहीं आएगा।
माँ भी निश्चिंत। उसके बाद पूरे परिवार ने खाना वाना खाया, खाना खा के ये लोग सो गए। अगले दिन सुबह हुई, 25 तारीख आई। अब 25 तारीख को फिर एक मन में कौतूहल कि भाई योगेश आज कब आएगा। दोपहर को आएगा तो दोपहर का खाना बनाया जाए। आमतौर पे माएँ तो ये भी सोचती हैं कि भाई खाना बर्बाद ना जाए। रात को आएगा तो रात का खाना बनाया जाए। इसीलिए फिर योगेश की मां ने अपने छोटे बेटे से कहा कि भैया को फोन करो। फोन किया, फोन स्विच ऑफ। परिवार वालों को लगा कि शायद सफर वफर में फोन डेड हो गया होगा। उन्होंने इग्नोर किया, घंटे 2 घंटे इंतजार किया, फिर फोन स्विच ऑफ। अब धीरे धीरे फिर 2-4 घंटे बाद फिर फोन किया, फिर फोन स्विच ऑफ। अब धीरे धीरे फोन स्विच ऑफ। व्हाट्सएप पे मैसेज डाला कि कभी तो ऑनलाइन आए तो रिप्लाई दे दें। लेकिन धीरे धीरे जब वक्त गुजरता गया और फिर योगेश का फोन उठा नहीं, फोन ऑन हुआ नहीं, परिवार वाले परेशान हो गए। परेशान होने के बाद अब उन्होंने खुद ढूंढना शुरू किया। सबसे पहले उन लोगों से पूछा जिनसे योगेश की दोस्ती थी कि आपकी जानकारी में योगेश कहाँ गया है। इसके बाद फिर अलग जगहों पे और पता किया। धीरे धीरे दिन गुजरता रहा, परिवार वाले तलाश करते रहे, योगेश का कुछ अता पता चला नहीं। इसी दौरान पूरा दिन गुजर गया। एक दिन और जब गुजर गया और योगेश का न फोन स्विच ऑन हुआ, ना ही व्हाट्सएप पे डबल टिक हुआ, ना ही योगेश का कुछ अता पता चला, तो परिवार वाले एकदम परेशान हो गए और उन्होंने आसपास के तमाम लोगों से पूछना शुरू किया कि भाई किसी ने देखा हो तो बताए। रिश्तेदारों से पूछताछ कर ली, दोस्तों यारों से पड़ताल कर ली, जहां जहां योगेश जा सकता था उन तमाम लोगों से पूछा। ऐसा करते कराते 1-2 दिन और गुजर गया। योगेश का कुछ अता पता चला नहीं। परिवार वाले खोज रहे, इधर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगातार खोजते खोजते तमाम बस स्टैंड पे, तमाम रेलवे स्टेशन पे, तमाम अलग अलग जगहों पे जब खोज के हर जगह की खाक छान के परिवार वाले थक गए, तब दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना पुलिस स्टेशन जाए और मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाएं। उसके बाद फाइनली 2 अक्टूबर को मिसिंग कंप्लेन परिवार वाले दर्ज करवाते हैं। परिवार वाले मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। उसके बाद पुलिस वाले जब मिसिंग कंप्लेन पाते हैं तो वो भी हरकत में आते हैं। सबसे पहले नंबर को सर्विलांस पे लगाया। चूंकि 1-2 दिन का आदमी गायब था नहीं, हफ्ते भर पुरानी बात थी, कुछ अता पता चला नहीं, तो पुलिस वालों ने भी इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया। जब नंबर सर्विलांस पे लगाया और लास्ट लोकेशन खंगाली तो पता चला कि लास्ट लोकेशन तो गाजियाबाद की है। उसके बाद पुलिस की टीम गाजियाबाद के उस पर्टिकुलर इलाके में जाती है। एक थाना लगता है पिलखुआ थाना। वहां के थाने में इत्तला किया जाता है और बताया जाता है कि ऐसे ऐसे एक शख्स गायब हुआ है, तो आप भी अपने इलाके में देखें। इधर ये बात जब पिलखुआ थाने में पता चलती है तो पिलखुआ थाने वालों ने भी जांच पड़ताल शुरू कर दी। अब पुलिस कायदे से अगर अपने पे आए तो कहते हैं कि मुर्दे भी बोलते हैं। यहां भी पुलिस अपने आप पे आ जाती है। खोजने के लिए पुलिस वालों ने जब एड़ी चोटी का जोर लगाया, पहले आसपास के इलाकों में चेक किया, फिर पता किया। पिलखुआ एक जंगली इलाका भी है, तो दिमाग में अलग अलग और ख्याल थे, चूंकि लोकेशन जंगल की भी मिली थी कि कहीं किसी जंगली जानवर ने हमला तो नहीं कर दिया या फिर क्या हो गया। तो पुलिस वालों ने फिर ड्रोन कैमरे का सहारा लिया। पिलखुआ के जंगल में ड्रोन कैमरे उड़ा के आसपास जब चेक किया, इत्तेफाक से एक बॉडी मिलती है। बॉडी को जब ड्रोन कैमरे में देखा गया, उसके बाद पुलिस की टीम वहां पे जाती है। बॉडी को जब पुलिस वालों ने देखा पहली नजर में, देखने के बाद पुलिस वालों की भी आंखें फट गई, पैरों तले जमीन खिसक गई और अच्छे भले पुलिस वाले भी उल्टियां करने लगे, क्योंकि उस बॉडी की हालत ऐसी थी कि मैं आपके शब्दों में नहीं बता सकता। पूरा शरीर नोचा हुआ, अलग अलग अंगों को जंगली जानवरों ने खा लिया था। बाकी के जो अंग थे वो सड़ गए थे, कीड़े पड़ गए थे, कपड़े भी फटे हुए थे। बस कपड़ों से ही पता चल रहा था कि ये किसी इंसान का शरीर है। बाकी उस शरीर को इतना नोच लिया गया था कि कोई बता भी नहीं सकता था कि ये इंसान का है। अब ये चीज जैसे पुलिस वाले देखते हैं, फौरन बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं, उसके बाद परिवार वालों को दिखाते हैं। जैसे ही परिवार वाले देखते हैं तो देखने के बाद कपड़ों से पहचानते हैं, कहते हैं कि हाँ साहब, ये तो योगेश है। अब जैसे ही बात पुलिस वाले देखते हैं तो फिर बड़ा सवाल कि योगेश को किसी जंगली जानवर ने मारा, योगेश के साथ यहां कोई हादसा हो गया, या फिर योगेश के साथ जानबूझ के किसी ने ऐसा किया। अब ये सवाल जब पुलिस वालों के जहन में आया तो सबसे पहले उन्होंने पोस्टमार्टम करवाया। जब पोस्टमार्टम करवाया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बहुत कुछ चीजें साफ कर दी। उस रिपोर्ट में साफ तौर पे यह कहा गया कि इस आदमी का कत्ल किया गया है।
वो भी आज से कम 1 हफ्ते पहले। अभी बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो सुनने के बाद सब कि भाई एक आदमी बिजनौर का है, आता वो गाजियाबाद है, आने के बाद उसकी बॉडी जंगल में मिली, तो फिर उसका कत्ल किसने किया? परिवार वालों से पूछताछ हुई कि आपको किसी पे डाउट हो तो बताओ। परिवार वाले कह रहे हैं साहब हमें किसी पे कोई डाउट नहीं। पुलिस वाले कह रहे हैं भाई अजब बात है, किसी पे डाउट नहीं तो फिर कत्ल किया किसने? किसी से कोई दुश्मनी, किसी से कोई रंजिश? ये तमाम चीजें पुलिस वाले पूछते रहे, परिवार वाले जवाब देते रहे, कहीं से कोई जानकारी हाथ लगी नहीं। इधर अब एक और सवाल था कि बिजनौर का रहने वाला आदमी गाजियाबाद क्यों आएगा? अब ये सवाल जब पुलिस वालों ने पूछा तब छोटे भाई ने एक बात बोली। छोटे भाई ने कहा कि दरअसल गाजियाबाद एक ही पर्पज से मेरा भाई आ सकता है। अब वो पर्पज बहुत छोटा सा है कि मेरी भाभी जो है पूजा, उनसे मेरे भाई के ताल्लुकात अच्छे हैं नहीं। भाभी मेरी गाजियाबाद की, तो उन्होंने तलाक की अर्जी लगाई और वो अर्जी गाजियाबाद की कोर्ट में लगाई है। अब पुलिस वालों को थोड़ा थोड़ा चीजें क्लियर हुई कि यहाँ पे जब कोई और एंगल है नहीं तो चलो एक काम करते हैं, इनकी भाभी को देखते हैं, यानी योगेश की बीवी को। इसके बाद पुलिस की टीम पूजा के पास गई, पूजा को बुलाया, उसके बाद उससे पूछताछ शुरू की। पहला तो यही कि क्या आपने योगेश को बुलाया था? यह बात जब पूछी गई तो फिर पूजा ने कहा नहीं, मैंने नहीं बुलाया। फिर पूछा कि योगेश से आपके ताल्लुकात कैसे हैं? जब यह सवाल पूछा तो पूजा ने साफ साफ बताया कि भाई योगेश से मेरी लड़ाई चलती है और हमने तलाक की अर्जी लगाई है। अब पूजा पूरे कॉन्फिडेंस में जवाब दे रही थी, लेकिन पुलिस वाले उनको कुछ डाउट लग रहा था, क्योंकि पूजा इतने कॉन्फिडेंस में जवाब दे रही थी कि कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा था। उसके बाद पुलिस वालों ने थोड़ा सा टेक्निकल सर्विलांस का जब सहारा लिया और कॉल डिटेल खंगाली तो कहीं ना कहीं पूजा का नंबर भी मिला और आखिरी बार बात हुई थी। इधर पूजा ने मना कर रखा था और बोला था कि मेरी बात नहीं हुई। अब पुलिस को लग गया कि पूजा कुछ छुपा रही। इसके बाद पुलिस ने पूजा को तबीयत से तोड़ा, और जब तबीयत से तोड़ा तब जो कहानी निकल के सामने आई, इस कहानी में जो कुछ छुपा है अपने आप में एक कहावत है, हालांकि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट नहीं करना चाहिए, लेकिन एक सच है कि औरत के मन का भेद कभी ईश्वर भी नहीं जान सकते। और सेम चीजें हुई। बात कई साल पुरानी है। दरअसल इस कहानी की असल शुरुआत साल 2010-11 से ही हो जाती है। बात कर्नाटक से। कर्नाटक में एक शख्स जॉब करता था जिसका नाम था सुखदेव, और सुखदेव एक लड़की से बड़ा प्यार करता था और उस लड़की का नाम था पूजा। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते थे, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहने की बातें करते थे, शादी के सपने देख रहे थे। इसी दौरान सुखदेव और पूजा कभी कभार लड़ वड़ भी लेते थे, कभी लड़ाई हो जाती, कभी झगड़ा हो जाता। सुखदेव बड़ा सच्चा प्यार करता था। जब भी पूजा नाराज हो तो सुखदेव फिर खाना पीना छोड़ दे। सुखदेव के दिमाग में बस एक ही ख्याल है कि यार पूजा नाराज हो गई, अब क्या करूं। एक दिन सुखदेव के साथ पूजा की जब फिर से लड़ाई हुई तब सुखदेव ने अपने दोस्त, अपने फ्लैटमेट, अपने रूममेट आशीष से कहा कि भाई तुम्हारी भाभी नाराज हो गई है, उसको मना दो यार। आशीष कहता कि मैं कैसे? तो फिर सुखदेव ने पूजा का नंबर दिया और कहा कि भाई समझाओ कि मैंने फिनाइल पी लिया। आमतौर पे लड़कों का जो ड्रामा होता है। आशीष ने फोन किया, फोन करने के बाद पूजा को बताया कि भाई ने फिनाइल पी लिया। सुखदेव की वे बात जब पूजा सुनती है तो वो मान जाती है, फौरन मनाने लगती है। बातचीत सुखदेव पूजा की चालू हो गई, लेकिन इधर धीरे धीरे आशीष के साथ भी पूजा का कनेक्शन जुड़ने लगा। आशीष भी जब मौका पाता बातचीत करने लगता। शुरू में भाभी भाभी, फिर दोस्ती का एंकर, और कहीं ना कहीं फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। और अंत में ये बात जब सुखदेव को पता चली, सुखदेव अच्छा खासा नाराज हुआ। उसने आशीष को अपने पास से भगा दिया, और आशीष को जब अपने पास से भगा दिया तो फिर आशीष वापस आ जाता है गाजियाबाद, और इत्तेफाकन वहीं की पूजा भी थी। इसके बाद दोनों बातचीत करने लगे और फिर एक दूसरे से मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हुआ, और फिर दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन में रहने लगे। अब इधर लिव इन में रहने लगे, ये तो पूजा और आशीष की बात हुई। लेकिन पूजा का भी अपना एक परिवार था। उसकी नजर में उसकी बिटिया बड़ी अच्छी थी। उन्होंने रिश्ता देखना शुरू किया, खोजना शुरू किया, और अंत में योगेश के पास ये तलाश जाके खत्म होती है। परिवार वाले योगेश को पसंद करते हैं, योगेश के परिवार वाले पूजा को पसंद करते हैं। इधर पूजा का मन नहीं था शादी करने का, लेकिन योगेश के पास ठीक ठाक प्रॉपर्टी थी, तो फिर पूजा का मन हुआ कि चलो कर लेते हैं। इसके बाद आशीष को छोड़ के पूजा
योगेश से शादी कर लेती है। शादी करती है। शादी के दौरान जो पूजा के फादर थे उन्होंने ठीक ठाक प्रॉपर्टी भी नाम कर रखी थी। तो ये तमाम लालच, तमाम लोभ में पूजा शादी करके तो आ जाती है, लेकिन शादी के 4 महीने बाद ही अपने बॉयफ्रेंड को फिर से याद करती है, बातचीत करती है। शुरुआत में चीजें छुप छुपा के करती है, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं फिर योगेश को भनक लगती है। अब कोई भी होगा जब ये चीजें जानेगा तो क्यों बर्दाश्त करेगा। आशीष ने भी जब बातचीत कंटिन्यू बढ़ाई, योगेश को भनक लगी तो योगेश ने विरोध करना शुरू किया। इसके बाद इन दोनों के बीच लड़ाई हुई। जब लड़ाई हुई तो कायदे से पूजा को अपनी गलती माननी थी, लेकिन पूजा को लगा कि वो सही है। इसके बाद पूजा आशीष के पास आने के लिए अपने पति का घर छोड़ देती है। घर छोड़ के कोर्ट आ जाती है। कोर्ट आने के बाद उसने तलाक की अर्जी लगा दी। तलाक की अर्जी लगाने के बाद फिर तलाक उलाक का प्रोसेस चलने लगा, लेकिन फिर इधर जमीन जायदाद दहेज प्रॉपर्टी इस पे भी नजर गड़ गई इनकी। तब इनके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना जो योगेश है उसको मार दिया जाए, और मारने के बाद प्रॉपर्टी भी अपने नाम कर ली जाए, और फिर जो आशीष है उसके साथ एक जिंदगी भी शुरू की जाए। इसके बाद दोनों ने प्लान बनाया। आशीष और पूजा ने प्लान के तहत दोनों आते हैं। आने के बाद सबसे पहले योगेश को फोन करते हैं, फोन करके बुलाते हैं। बुलाने के बाद उसको उस जंगल के पास लेके जाते हैं। इसी बीच इन्होंने पैसे इकट्ठा करके सुपारी दे रखी थी। सुपारी किलर आता है। आने के बाद सुपारी किलर सबसे पहले इनको मारता है। मारने के बाद कत्ल करता है। कत्ल करके उस लाश को उस जंगल में फेंकता है। जंगल में फेंक के ये तमाम लोग वहां से फरार हो जाते हैं इस उम्मीद में कि किसी को क्या ही भनक लगेगी। लेकिन पुलिस वाले जब जांच पड़ताल करते हैं, पुलिस वाले इस पे जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तब ये पूरी कहानी निकल के सामने आती कि किस हिसाब से कत्ल किया गया, किस हिसाब से ये चीजें हुई। तो आप सोचिए कि एक आदमी सबसे पहले किसी औरत को फंसाता है। वो औरत पहले किसी और से प्यार करती है, उसके बाद उसके दोस्त से प्यार करती है, फिर किसी से शादी कर लेती है, और शादी करने के बाद फिर कत्ल होता है। तो आप सोच के देखिए कहानी कहां से चली और कहां पहुंच गई। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी को सुनाने का मकसद बस आपको समाज के बारे में जागरूक करना है। किसी का किसी से अफेयर हो, कभी विरोध मत कीजिए, क्योंकि आजकल विरोध करने पे ही कत्ल होते हैं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।